हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम लॉस मेथड के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। दो क्वेश्चन पेंडिंग है। आज हम मैक्सिमम लॉस मेथड को दी एंड करेंगे। सीधे आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 22। मैक्सिमम लॉस मेथड पार्टनर में कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, फिर किसको करना है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे, बट इसमें एक नया पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 22 पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट भी समझाता हूँ, है ना। देखिए समझना। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी एज ऑन 31 मार्च 2021 ऑन विच डेट दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. They decided to distribute amount as and when feasible and to appoint C for the purpose, who was to get as his remuneration 1% of the value of assets realized other than cash at bank and 10% of the amount distributed to the partner. ये इसमें नया पॉइंट है। पहले वाले क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट नहीं था। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक पार्टनर है सी, उसको हमने इंचार्ज बना दिया रियलाइज करने का। वो एसेट को बेचेगा और पेमेंट का सारा सब कुछ वो ही मैनेज करेगा। ठीक है। हमने उसके लिए उसको ये फिक्स किया है कि जो भी एसेट को बेचने से हमें रियलाइज होगा उसका 1% उसको कमीशन देंगे। इसके अलावा पार्टनर में जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका भी 10% सी को कमीशन मिलेगा। मतलब सी का कमीशन कितना होगा, जितनी एसेट को बेचने से पैसा मिलेगा उसका 1% प्लस पार्टनर में जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%। ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। लाइबिलिटीज दे रखी है कैपिटल ए बी सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश इन बैंक और सन्ड्री एसेट्स दे रखी है। एसेट्स रियलाइज एज अंडर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। 4 बार हमें पैसा मिला है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। देखो एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर, कोई भी पार्टनर का लोन नहीं है। कैपिटल अकाउंट जो दे रखे हैं वही है, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ साथ में लिखें, स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash. Statement showing distribution of cash. एक कॉलम तो सबसे पहले क्या आएगा, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम क्या आएगा, क्रेडिटर्स। फिर कॉलम क्या आएगा, ए, बी और सी। करेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनका बैलेंस लिखते हैं। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, 16,500। ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 7,500 और सी की कैपिटल 15,000। ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास पहले से, वो है 275 रुपीज। ये हमारे पास पहले से। अब हमें एसेट को बेचने से मिला, कितना मिला, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हमें मिले 16,250, 16,250। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कमीशन टू सी। एसेट को बेचने से जितना भी अमाउंट हमें रिसीव होता है उसका 1% सी को कमीशन देना है। एसेट को बेचने से कितने मिले, 16,250, उसका 1% कितना होता है, 162.5, मगर हम यहाँ पर कर देते हैं 163, राउंड ऑफ में लिख देते हैं। ठीक है। ये हो गया सी का कमीशन। तो 275 रुपीज हमारे पास पहले से थे,
16250 हमें रियलाइज हो गए। फिर हमने उसमें से 163 का कमीशन सी को दे दिया, तो हमारे पास अमाउंट बच गया 16362। और ये अमाउंट हम किसको देंगे? ये अमाउंट हम देंगे क्रेडिटर्स को, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है 16500, कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर को 16500 ही हमें देने हैं, ठीक है। मगर हमारे पास केवल 16362 है, पूरे रुपए अभी तक नहीं है, तो जितने भी हैं वो क्रेडिटर को हम पे कर देते हैं। 16362, बाकी को कुछ भी नहीं। तो अब देखते हैं कितना बैलेंस बच गया। 16500 में से 16362 माइनस करेंगे तो 138 क्रेडिटर का बैलेंस बचा। ए 15,000, बी 7500 और सी 15,000। करेक्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की तरफ। ये हो गया बैलेंस। सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। हमें एसेट को बेचने से मिले सेकंड इंस्टॉलमेंट में 12750, 12750। अब इसमें से सबसे पहले तो दो सी को कमीशन। सी को कमीशन कितना देना है? एसेट से जितना रियलाइज होता है उसका 1%। एसेट से रियलाइज हुआ है 12750, इसका 1% होता है 127.5। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 128। तो 12750 में से हमने सी को कमीशन दिया 128, रिमेनिंग बच गया 12622। अब इसमें से सबसे पहले हम किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर को जितना देना, पेड टू क्रेडिटर, और वो हो गया 138 रुपीज क्रेडिटर को दे देंगे। तो हमारे पास बच गए 12484। कितने बच गए? 12484। ये जो 12484 है, अब हम किसको देंगे? पार्टनर को देंगे। मगर यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये जो सी को कमीशन देना है वो 1% ऑफ दी वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज, वो तो है ही, और 10% जितना पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10% है ना। अब पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये जो 12484 है, इसमें से सी का कमीशन लेस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप समझ रहे हैं? 12484 हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है, हमें इसको पार्टनर को देना है, मगर पूरा अमाउंट पार्टनर में नहीं देंगे क्योंकि इसमें सी का कमीशन भी है। जितना अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका 10%। आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा भी होगा, वो जो करते हैं ना मैनेजर का कमीशन, उसका खुद का कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसका 10% होना चाहिए। तो हम क्या करते थे? 10 डिवाइडेड बाई 110, या मान लो 5% दे रखा होता तो 5 डिवाइडेड बाई 105। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी यूज करना है। 12484 में से हम सी को कमीशन देंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10% सी को कमीशन देना है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी समझूं कि अगर मान लो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100 रुपीज, मान लो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100 रुपीज, तो उस 100 रुपीज का 10% सी का कमीशन होगा। इसका मतलब सी का कमीशन हो गया 10 रुपीज। तो 100 रुपीज हमें पार्टनर को मान लो बांटना है, 10 रुपीज उसका कमीशन होता है, तो दोनों मिलकर हो गए 110। मतलब 110 अगर अमाउंट हमें अवेलेबल होता है तो उसमें से 10 रुपीज का कमीशन और बाकी का जो बच गया वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100, राइट। तो ये जो 12484 है, इसमें से हम सबसे पहले तो सी को और कमीशन देते हैं। कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12484 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। 12484 multiply by 10 divided by 110 and it is 1135। 1135। अब देखो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। 12484 में से हम लेस करते हैं 1135, रिमेनिंग कितने बचे? 11349। अब इस 11349 का आप 10% करो। 11349 का 10% करेंगे तो ये 1135 आएगा, जो कि हमने सी को कमीशन दिया। करेक्ट है या नहीं?
तो अब हमें 11349 किस में बांटने हैं? पार्टनर में बांटने हैं। अब जैसे ही पार्टनर का नंबर आ गया हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, राइट। तो यहाँ लिखेंगे लेस पेड टू पार्टनर। ये जो क्वेश्चन है ये पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें नया पॉइंट है ये कमीशन जो हम पे कर रहे हैं सी को, ठीक है। अब किस पार्टनर को कितने मिलेंगे इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स रुपीज कितने बांटने? 11349 एज ऑन, यहाँ डेट तो दे नहीं रखी है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर है ए बी सी। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस। इनकी कैपिटल का बैलेंस हमें दे रखा है 15,000 ए का, 7,500 बी का और 15,000 सी का, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? रियलाइजेशन लॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन तीनों की कैपिटल मिलाकर टोटल होती है 37,500 और हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 11349, तो लॉस बच जाता है 26151। कितना लॉस बचता है? 26151 का लॉस बच जाता है। तो 26151 का लॉस क्या करेंगे? हम इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका आपस में रेशियो है 433 का। तो 433 के रेशियो में अगर बांटें तो किस तरह से बढ़ेगा? 26151 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 1010461। 7845 जो रियलाइजेशन का लॉस था हमने इन तीनों के बीच में बांट दिया। अब देखते हैं बैलेंस क्या आता है। 15,000 में से माइनस करेंगे 10461 तो ये हो गए 4539। 7,500 में से माइनस करेंगे 7845 तो ये हो गया माइनस का 345 और 15,000 में से माइनस करेंगे 7845 इट इज 7155। यहाँ पर बी के अकाउंट में डेफिशिएंसी आ रही है। कितनी डेफिशिएंसी है? 345। तो बी की डेफिशिएंसी को क्या करेंगे? ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो क्या है? ए और सी का 15,000 और 15,000 1:1 का रेशियो है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी 1:1। उनकी ए की कैपिटल है 15,000, सी की भी कैपिटल है 15,000, तो 1:1 का रेशियो हो गया। 345 को 1:1 के रेशियो में बांटेंगे तो एक में कर देते हैं 173, एक में कर देते हैं 172, ठीक है। पैसों में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 345 हो गया। तो ये बाकी का जो अमाउंट बच गया वो हम इनको पे कर देंगे, कैश पेड। 4539 माइनस 173 इसको देंगे 4366 और 7155 माइनस 172 इसको देंगे 6983। करेक्ट। तो ए को हम देंगे 4366, यहां पर लिखेंगे पे टू पार्टनर में ए को देंगे 4366 और सी को देंगे 6983। तो यहाँ पर नील कर देते हैं। ये 138 का यहाँ तो लिख ही देते हैं ऊपर, पेड टू क्रेडिटर्स में 138। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं ए में 4366 और सी में लिखते हैं 6983 और अब कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस। करेक्ट। वापस से बैलेंस कैलकुलेट करें तो क्रेडिटर्स तो नील हो गए,
A 15,000 minus 4366 it is 10634. B में उतना ही बैलेंस है 7500 और C में 15,000 माइनस 6983 इट इज 8017. करेक्ट. अब हम आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पर. थर्ड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रियलाइज हुआ 10,000. तो 10,000 में से क्या करें, सबसे पहले तो सी को कमीशन देते हैं 1%. 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपीज़ होता है. रिमेनिंग कितने बचे, 9,900. अब इसमें से एक और कमीशन सी को देना पड़ेगा और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो कैसे करेंगे, 9,900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इट इज 900. रिमेनिंग कितना बचा, 9,000. अब अगर आप चेक करोगे तो 9,000 का 10% 900 जो सी का कमीशन हमने दिया. ठीक. अब ये 9,000 हमें किसको देना है, पेड टू पार्टनर. अब पार्टनर को किसको कितना मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर सेकंड. ठीक है, चलिए वर्किंग नोट सेकंड बनाते हैं. कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर, कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर ₹9,000 और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट. और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कंटीजेंट लाइबिलिटी, ऐसा कोई भी पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है. जो पॉइंट था वो केवल ये था कि सी को हम कमीशन दे रहे हैं, उससे रिलेटेड ही इस क्वेश्चन में पॉइंट था. ठीक. तो 3 पार्टनर हो गए ए बी सी. सबसे पहले तो लिखते हैं बैलेंस. 15,000 में से हमने 4, तो ये हो गया 10634. बी के अकाउंट में 7,500 और सी में 8017. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन लॉस. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10634 प्लस 7,500 प्लस 8017 तीनों की टोटल होती है 26,151. में से 9,000 माइनस कर देते हैं. तो माइनस किए 9,000 तो ये हो गए 17,151. इसको बांट देते हैं 4:3 के रेशियो में, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 6861 कर देते हैं इसको, 6861. इट इज 5145 एंड अगेन 5145. तीनों में प्लस आ रहा है, कहीं भी माइनस नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं कैश पेड. 10634 माइनस 6861 इट इज 3773. देन 7,500 माइनस 5145 2355 and 8017 minus 5145 it is 2872. करेक्ट. तो हम कैश पे कर देते हैं 3773 ए को, बी को और सी को. 3773 ए को देंगे, बी को देंगे 2355 और सी को देंगे 2872. यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकेंड और ऊपर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट. करेक्ट. तो इनको पे कर देते हैं हम. सबसे पहले तो देते हैं ए को 3773, बी को 2355 और सी को 2872. अब देखते हैं बैलेंस कितना बच गया. बैलेंस 10634 में से माइनस करते हैं 3773 इट इज 6861. 7,500 में से माइनस करते हैं 2355 इट इज 5145 एंड 8017 में से माइनस करते हैं 2872 इट इज 5145. करेक्ट. अब लेते हैं हम
फोर्थ इंस्टॉलमेंट, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट भी है, शायद यहाँ पे नाम लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है, लास्ट इंस्टॉलमेंट फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 7500 हमें अमाउंट रियलाइज हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 7500 लेस सी का कमीशन होता है, एसेट्स रियलाइज किया उसका 1% विच इज 75 रुपीज। रिमेनिंग कितना बचा? 7425। अब यहाँ पर सी का एक और कमीशन होता है, पार्टनर में जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%। तो 7425 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, it is 675. now remaining amount is 6750 और 6750 क्या करेंगे? पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी। अब इसके लिए क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे एक वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ₹6750 बिटवीन पार्टनर्स, और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट, एक ही बात है दोनों, ए, बी और सी। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस ए का 686861, देन बी का बैलेंस 5145, सी का भी 5145। अब हम लिखते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस, तीनों की टोटल होती है 6861 प्लस 5145 प्लस 5145, इट इज 17151, और हमें कैश रिसीव हुआ है 6750 माइनस 6750, लॉस इज 104,00401 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 4161 कर देते हैं इसको, 3120 एंड 3120 सब प्लस में आ रहे हैं, तो लिख देते हैं कैश पेड 6861 माइनस 4161, इट इज 2700, 5145 minus 3120, it is 2025, again 2025। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2025 सी को, 2025 बी को, और हम ए को देंगे 2700, और ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3। ए को 2700, बी को 2025 और सी को 2025, और लास्ट में जो बच गया, क्योंकि अब कुछ और पैसे आने नहीं है, तो जो लास्ट में बचा वो क्या हो गया? रियलाइजेशन लॉस। करेक्ट। ए में कितना बच गया? 6861 माइनस 2700, इट इज 4161, 5145 minus 2025, 3120, it is realization loss। करेक्ट। तो मैं आपको फटाफट से बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पहले तो स्टेटमेंट में जो कुछ भी रह गया है वो लिख लो, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ज़्यादा नहीं देख पाएंगे तो चलो 1 बाय 1 एक एक इंस्टॉलमेंट से देखना लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट से कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बाद में हम करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का लास्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ना तो कंटीजेंट लायबिलिटी का पॉइंट था, ना ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पॉइंट था, केवल एक पॉइंट था मेन जो पहले दो क्वेश्चन में नहीं था, और वो था सी का कमीशन। सी को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो एसेट से जितना रियलाइज होता है उसका 1%, और पार्टनर में जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका 10%।
पार्टनर में जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब पार्टनर की कैपिटल को जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान लो यहाँ पर किसी पार्टनर का लोन होता तो उस पे उसको कमीशन नहीं मिलता, केवल पार्टनर की कैपिटल को, यहाँ पार्टनर को देने का मतलब है पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट में हम जितना दे रहे हैं उस पर 10% सी को कमीशन मिलेगा। करेक्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में भी लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद में थर्ड इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद में फोर्थ इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके। इसके बाद में आपको मैं लेके जाता हूँ वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट थर्ड। देन वर्किंग नोट सेकंड एंड थर्ड दोनों एक साथ ही लिख लो आप। ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये मैक्सिमम लॉस मेथड का है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। ई एफ एंड जी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेस्पेक्टिवली। ड्यू टू एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। घबरा गए पार्टनरशिप से, कॉम्पिटिशन से, तो इसीलिए वो पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2020। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट दे रखा है ई एफ और जी,
करंट अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब ऊपर जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल मेथड पे दे रखे हैं। जब फिक्स कैपिटल मेथड पे दे रखे होते हैं तो हम सारे जो करंट अकाउंट है उनको कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी है, अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में डेफिशिएंसी आती है तो फिक्स कैपिटल के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब वो स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेफिशिएंसी को हम अभी तक कैपिटल के रेशियो में कर रहे थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। यहाँ पर फिक्स कैपिटल के रेशियो में हम डेफिशिएंसी को बांटेंगे। जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। रिजर्व, जी का लोन मतलब पार्टनर का लोन है और क्रेडिटर्स, ए की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, रिजर्व दे रखे हैं, ठीक। मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक और करंट अकाउंट दे रखा है। एफ का एसेट साइड में दे रखा है मतलब डेबिट बैलेंस है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ एज फॉलोज। फरवरी में हमें डेटर से मिले 51,500, मार्च में मशीनरी से मिले 139,500, अप्रैल में फर्नीचर से मिले 18,000, मई जी एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹6,300। मई में जी ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 6,300 में, और जून में स्टॉक से हमें रियलाइज हुए 96,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ओरिजिनली प्रोवाइडेड वर ₹13,500 बट एक्चुअली अमाउंटेड टू ₹9,600, मगर हमें एक बार तो 13,500 को अलग रखना पड़ेगा। एंड वर पेड ऑन 30 अप्रैल। फिर जो सरप्लस होगा वो 30 अप्रैल को हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन में काम लेंगे। पार्टनर इज डिसाइडेड दैट आफ्टर क्रेडिटर वर सेटल्ड फॉर ₹50,400। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कितने हैं? बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 51,600 के, जबकि हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 50,400, मतलब हमें उनसे 1,200 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। ऑल कैश रिसीव्ड should be distributed at the end of each month in the most equitable manner. You are required to prepare a statement of actual cash distribution as received using maximum loss basis method. ठीक है, तो चलिए हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट से। कैपिटल बैलेंस, सबसे पहले हम पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। कितने पार्टनर है? 3, ई, एफ और जी, 3 पार्टनर है। हमें यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखी है, हमें यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले तो फिक्स्ड कैपिटल, और वो दे रखी है हमें 1,13,100 ई की, एफ की दे रखी है 35,400 और जी की दे रखी है 31,500। ये हमें तीनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है। फिर हम इसमें प्लस या माइनस करते हैं करंट अकाउंट को। प्लस या माइनस किसको करेंगे? करंट अकाउंट को। प्लस जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसमें प्लस करेंगे। ई का करंट अकाउंट है 26,400, तो इसमें ऐड करेंगे। एफ का करंट अकाउंट डेबिट मतलब एसेट साइड में है, तो यहाँ माइनस करेंगे 18,000, और जी का करंट अकाउंट है 6,000, लाइबिलिटी साइड में है तो ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रिजर्व आपको दे रखा है बैलेंस शीट में 1,08,000 और रेशियो दे रखा है 3:1, तो 1,08,000 में डिवाइड करते हैं 6 का मल्टीप्लाई बाय 3, 54,000 ई को, 36,000 एफ को और 18,000 जी को। और कोई कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं है। तो देखो करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट कर लिया, रिजर्व को हमने एडजस्ट कर लिया और कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अब कैपिटल का बैलेंस क्या था? बैलेंस 1,13,100 प्लस 26,400 प्लस 54,000 and it is 193,500. Then E, then F 35,400 minus 18,000 plus K 36,000, it is 53,400.
then 31,500 plus 6,000 plus 18,000 and total is 55,500। ये हमने तीनों का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट कर लिया जो कि हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है। ठीक, तो अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट showing distribution of cash। सबसे पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, देन क्रेडिटर्स, देन जी का लोन, फिर ई, एफ और जी। बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं, क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 51,600, जी का लोन दे रखा है 15,000, ई का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 193,500, एफ का 53,400 और जी का 55,500। जो भी करंट अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, उनको कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे पास बैंक का बैलेंस था 29,700 का। एक्सपेंडिचर के लिए हमने पहले एस्टिमेट किया 13,500, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 13,500 को अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फरवरी ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बैंक का 29,700। इसमें हम करते हैं प्लस एसेट से रियलाइज कितना किया, हमने एसेट से रियलाइज किए, मतलब डेटर से रियलाइज किए 51,900 और इसमें से हम माइनस करेंगे कैश रिटेन्ड फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर के लिए हमने कैश रिटेन करेंगे 13,500, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 13,500। अब हमारे पास रुपए कितने बचे, 29,700 प्लस 51,900, ये हो गए 81,600 में से 13,500 माइनस किया तो पीछे बचे 68,100। तो क्रेडिटर को तो हम पेड कर ही सकते हैं, पेड टू क्रेडिटर, मगर क्रेडिटर को हमें केवल 50,400 ही लेस करना है, क्योंकि बाकी का हम उनको डिस्काउंट में, बाकी का जो भी बचा वो डिस्काउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये 50,400, तो 50,400 के बाद भी हमारे पास रुपए बचे हैं 17,700। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जी का लोन भी पे कर सकते हैं, जी का लोन वो भी पे कर सकते हैं 15,000। अभी भी हमारे पास रुपए बचे हुए हैं, कितने, 2,700। ये 2,700 हम किसको देंगे, पार्टनर को, पेड टू पार्टनर। ये तो पार्टनर का नंबर फर्स्ट बार में आ गया, कितना देंगे 2,700। अब किसको देंगे, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। फर्स्ट बार में ही पार्टनर का नंबर आ चुका है, तो देखिए हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, बाकी का हम डिस्काउंट में भी लिखेंगे यहाँ पर, बाकी का जो क्रेडिटर में बैलेंस बचेगा। जी का लोन भी पे कर दिया, अब सीधे पार्टनर का नंबर आता है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैश ₹2700 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। कौन से महीने में, फरवरी के महीने में। पार्टनर का नाम क्या क्या है, पार्टनर का नाम है ई, एफ और जी, ई, एफ और जी। सबसे पहले तो लिखते हैं बैलेंस। ई का बैलेंस हमने कैपिटल का एडजस्ट करने के बाद 193,500। एफ का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 53,400 और जी का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 55,500। रियलाइजेशन
लॉस, इन तीनों की टोटल मिलाकर 193,500 प्लस 53,400 प्लस 55,500, ये तीनों मिलके होते हैं 3,02,400 माइनस हमारे पास है कितने, केवल 2,700 माइनस 2,700, तो रियलाइजेशन लॉस हो गया 299,700, जिनको कि इन तीनों पार्टनर में 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ई को लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 149,850, 99,900 और 49950, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों में लॉस। अब बैलेंस कितना बचा, 193,500 माइनस 149,850, इट इज़ 43,650। यहाँ पर आ रही है भारी भरकम डेफिशिएंसी, 53,400 माइनस 99,900 माइनस के 46,500 एंड 55,500 माइनस 499,50, इट इज 55,550। अब F की डेफिशिएंसी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे E और G में। फिक्स कैपिटल दे रखी है तो फिक्स कैपिटल के रेशियो बांटेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ F डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन E एंड G, और किस रेशियो में, इन फिक्स कैपिटल रेशियो। फिक्स कैपिटल रेशियो, फिक्स कैपिटल का रेशियो बनाते हैं। फिक्स कैपिटल बैलेंस शीट में ई की दे रखी है 1,13,100 और जी की 31,500, मतलब ये दे रखा है 1,13,100 और जी की दे रखी है 31,500। ठीक है, इन दोनों में बांटना है तो ये हो गया 1,131 और 315, 1,131 और 315 का रेशियो। तो ये जो 46 इन दोनों को मिलाकर होता है 1,131 प्लस 315, दोनों मिलाकर होते हैं 1,446। तो 46,500 डिवाइडेड बाय 1,446 मल्टीप्लाई बाय 1,131, इट इज 36,370 एंड 10,130, ये 46,500 इसमें प्लस हो गए। तो अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 43,650 माइनस 36,370 7,280, ये हो गया नील, और 55,550 माइनस 10,130, इट इज 4,580 नेगेटिव। अब जी के अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई, तो अब जी की डेफिशिएंसी केवल और केवल ई में ही बटेगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ई, तो यहाँ कर देते हैं 4,580 प्लस के हो गए और यहाँ पर 4,580 ब्रैकेट में हो गए। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा कैश पेड 7,280 माइनस 4,580, इट इज 2,700। ये पेमेंट करेंगे हम किसको, ई को। इसका मतलब है ये जो 2,700 बच गए ये पूरे के पूरे किसको देने हैं, ये हमें देने हैं ई को। ई वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 2,700, करेक्ट, ये तो हो गया। यहाँ पर एक और लिखेंगे डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर 1,200, तो यहाँ पर हमें ये 15,000 इनको देना है और ये 2,700 हमें ई को देना है। अब देखते हैं बैलेंस कितना बचा। ये तो हो गया नील, ये भी हो गया नील। 193,500 में से माइनस करेंगे 2,700 को तो ये बचेगा 1,90,800, ये 53,400 और ये 55,500, करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट
मार्च के महीने में, फरवरी तो हो गया, अब मार्च, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं मार्च। एसेट से कितने मिले, एसेट्स रियलाइजेशन, मार्च में हमें 139,500 रिसीव हुए, 139,500। अब ये 139,500 किनको देने हैं, केवल और केवल हमें पार्टनर को देने हैं, पेड टू पार्टनर, पेड टू पार्टनर्स। तो इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैश ₹139,500 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। और यहाँ लिखते हैं मार्च। ए, बी और सी, ई एफ जी, ई एफ जी। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस में आएगा ई का बैलेंस 1,90,800, 1,90,800, एफ का 53,400 और जी का 55,500। अब कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन लॉस। कितना अमाउंट हमें कैपिटल का टोटल करना है, 1,90,800 प्लस 53,400 प्लस 55,500, ये तीनों मिलाकर होते हैं 299,700 माइनस 139,500, 1,60,200, जिसको कि हम यहाँ पर 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 80,100, 53,400 बराबर एंड 26,700। तो 1,90,800 में से माइनस करते हैं 80,100, तो ये 1,10,700, ये हो गया बराबर नील। और 55,500 में से माइनस करते हैं 26,700, इट इज़ 28,800 एंड ये हो गया कैश पेड। तो कैश पेड हो गया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पे टू पार्टनर ई और जी। जी को देंगे 28,800 और ई से ई को देंगे 1,10,700। तो यहाँ लिखते हैं 1,10,700, 1,10,700 एंड 28,800। फिर से लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस नील, नील, 1,90,800 में से माइनस करते हैं 1,10,700, इट इज 80,100, देन 53,400, देन 26,700। करेक्ट। अब इसके बाद में महीना आता है कौन सा, अप्रैल। यहाँ पर वो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस बच गया था उसका भी एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एसेट को बेचने से कितना रियलाइज हुआ, एसेट रियलाइजेशन। अप्रैल में हमें फर्नीचर को बेचने से मिले 18,000, तो यहाँ लिखते हैं 18,000। फिर सरप्लस फ्रॉम एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए रिटेन किए थे, 13,500, मगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज ओनली 9,600, सो 3,900 उसमें से बच गए, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के काम लेंगे। तो 18,000
प्लस 3900, 21900 है जो कि हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कैश ₹21,900 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। और कौन से महीने में? अप्रैल। करेक्ट। ई, एफ और जी। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस बच गया था 80,100, 80,100, देन 53,400, देन 26,700। करेक्ट। अब हम यहां पर लिखते हैं रियलाइजेशन लॉस। कितना होगा? इन तीनों की टोटल मिलाकर 80,100 प्लस 53,400 प्लस 26,700, 1,60,200 माइनस 21,900, 138,300। इसको बांटेंगे 3:1 के रेशियो में, तो 69,150, 46,100 एंड 23,050। सब में प्लस आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे कैश पेड 80,100 माइनस 69,150, it is 10950, 53,400 minus 46,100, 7,300 and 26,700 minus 23,050, 3,650। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 10,950 ई, एफ और जी। 10,950 ई को, जी को देंगे 3,650 और एफ को देंगे 7,300। करेक्ट। और अब यहाँ पर पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। 10,950, 7,300 और 3,650। और अब कैलकुलेट करते हैं फिर से बैलेंस। 80,100 माइनस 10,950, 6,9,150, 53,400 माइनस 7,300, 46,100 and 26,700 minus 3,650 equals to 23,050। अब आते हैं अगले महीने। कौन सा महीना? मई। मई में हमने रियलाइज 6,300 में जी ने एक एसेट्स को टेक ओवर किया 6,300 में। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो एक बार तो ये मानो कि हमें कैश रियलाइज हुआ है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो और फिर लास्ट में जाके एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो कितना एसेट्स को उसने टेक ओवर किया 6,300 में, तो एक बार तो ये मानो कि हमें 6,300 रिसीव है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समझना। यहाँ लेते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 4। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितना अमाउंट लेकर आएगा, कौन लेकर जाएगा, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, समझना आप ध्यान से। ई, एफ और जी ये तीन पार्टनर है। इनके सबसे पहले तो कैपिटल का हम लिखते हैं बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कितना? कैपिटल का बैलेंस है इसमें 6,9,150, 6,9,150, 46,100 एफ और 23,050।
050, ये हो गया जी का बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन लॉस। ये तीनों की कैपिटल मिलके कितनी होती है? 69150 प्लस 46100 प्लस 23050, ये होता है 138,300। इसमें से जी ने एक एसेट्स को टेक ओवर किया। तो एक बार तो आप ये मानो कि हमने कैश में एसेट को सेल किया है। कितने में उसने टेक ओवर किया? उसने एसेट्स को टेक ओवर किया है 6300 में, राइट। तो आप एक बार तो ये मानो कि 6300 में हमने एसेट्स को सेल किया है 6300, क्योंकि ये केवल सिंगल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 138,300 माइनस 6300, 138,300 माइनस 6300, रियलाइजेशन लॉस इज 1,32,000, जो कि 3:1 के रेशियो में बांट दो, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 66,000 ई, 44,000 एफ और 22,000 जी। इसका मतलब ये हो गया 69150 माइनस 66,000, 3150। इसका बैलेंस आता है, इसमें आता है 2100 का बैलेंस, और इसमें आता है 1050 का बैलेंस। तो 6300 में अगर ये एसेट्स हम मार्केट में बेचते तो जो 6300 आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ई को 3150, एफ 2100 और जी 1050। अब हमने एसेट बेची किसको है? जी को ही तो मतलब हमने एसेट जी को दी है, तो 6300 कौन लेकर आएगा? जी। अब ये सोचो 6300 अगर जी लेकर आता है तो हम उसको 3150 किसको देंगे? ई को, 2100 देंगे एफ को, और 1050 देंगे हम जी को। तो जी से पैसे आएंगे भी और जी को देने भी है, तो नेट कर देते हैं जी का तो हिसाब किताब। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू, सबसे पहले तो ई को तो देंगे 3150, ठीक है। एफ को भी रुपए देंगे 2100, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम जी, और वो लेकर आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम, लिखते हैं जी इक्वल्स टू 6300 माइनस 1050, 5250 वो लेकर आएगा। 6300 हमने उसको एसेट दी, उसका अमाउंट इसमें बनता है 1050 का, इसका मतलब है 5250 जी लेकर आएगा। तो अब आप भली चेक कर सकते हो। देखो वैसे तो कैश कहीं से, अभी तो हमने किसी बाहर की तो एसेट्स बेचनी है, तो पैसे कहीं बाहर से तो आए नहीं है, तो पार्टनर कैश, पार्टनर एसेट को लेकर गया 6300 में। एक बार ये मानो कि 6300 में हमने वो एसेट सेल कर दी, तो 6300 अगर हमें मिलते हैं तो उसमें ई को अमाउंट रिसीव होता है 3150, एफ को मिलता है 2100 और जी को मिलता है 1050। ठीक है, तो ई को तो 3150 देंगे, एफ को 2100 देंगे और जी को 1050 देंगे, मगर पैसे लेकर कौन आएगा? जी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि जी तो एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो जी लेकर आएगा 6300, उसमें से जी को ही वापस देने हैं 1050, इसका मतलब जी नेट लेकर आएगा 5250। तब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जी लेकर आएगा 5250 और ई और एफ को देंगे, ई को देंगे 3150 प्लस एफ को देंगे 2100। इन दोनों को मिलाकर हम कितना दे रहे हैं? हम इन दोनों को मिलाकर दे रहे हैं 5250। मतलब बेसिकली देखा जाए तो जी लेकर आ रहा है 5250 और हम ई और एफ को 5250 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहां पर क्या करेंगे, देखो मैं समझाता हूं आपको, आप ध्यान से समझना। कैसे लिखेंगे इसको? कैश रिसीव्ड फ्रॉम जी 5250 वो लेकर आएगा, उसमें से लेस पेड टू ई और लेस पेड टू एफ। ई को कितना पे करना है? 3150 ई को, और एफ को कितना पे करना है? 2100 एफ को पे करना है। तो ये जो लेकर आएगा वो तो हिसाब किताब हो ही गया। तो यहाँ पर जी लेकर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? जी लेकर आएगा तो यहाँ पर जी के अकाउंट में बल्कि ऐड हो जाएंगे 5250, क्योंकि वो लेकर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर इसको देंगे 3150 तो इसके अकाउंट में से लेस हो जाएंगे,
2100 इसके अकाउंट में से भी लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर एक एंट्री और लिखेंगे, एसेट्स टेकन बाय जी। एसेट्स को टेक ओवर किया जी ने और जी के अकाउंट में से माइनस करेंगे 6300। तो अगर आप नेट देखोगे तो जी के अकाउंट में से भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही कम हो रहा है। देखो 6300 हमने माइनस किए और 5250 वो कैश लेकर आया, तो 1050 का नेट माइनस हो गया। तो नेट रिजल्ट जाके वही होगा। एक बार तो आप उसको क्या करना है, आपको उसको ये मानना है कि हमने एसेट किसी मान लो बाहर वाले को सेल की, ठीक है। तो आपको पहले तो बैलेंस लिखना है, फिर रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट करना है। 138,300 कैपिटल का बैलेंस है, 6300 में हमने एसेट सेल किया ये मान लो। तो नेट कितना होता है, ई को देने 3150, एफ को देने 2100, जी को देने 1050। अब ई को तो देंगे क्योंकि एसेट्स कौन लेके जा रहा है, जी, तो ई को देंगे 3150, जी एफ को देंगे 2100 और जी को देंगे 1050, मगर जी से वापस लेंगे भी तो 6300। तो 6300 हमें उससे लेने हैं और 1050 देने, तो नेट 5250 हम जी से लेंगे। तो जी से लेंगे तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल, जी लेकर आएगा 5250। तो यहाँ पर जी के अकाउंट में हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। देखो मतलब और जोड़ दिया, 5250 जोड़ दिया। इसको दिए तो लेस कर दिए, इसको दिए तो लेस कर दिए, ये लेकर आया इसलिए हमने इसके अकाउंट में ऐड कर दिए। और फिर इसने ये एसेट्स ये लेकर गया, तो एसेट्स लेकर गया तो इसका मतलब दिखती बात है, जब ये एसेट्स लेके जा रहा है तो इसका अकाउंट कम हो जाएगा, तो हमने इसके अकाउंट को कम कर दिया 6300 से। नेट जाके एडजस्टमेंट वो ही बैठा, देखो ये वाला एडजस्टमेंट ही बैठा, 1050, 2100 और 3150, इतने से ही कैपिटल कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया नील नील। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस 69150 माइनस 3150, इट इज 66,000। 46,100 माइनस 2,100, इट इज 44,000। एंड 23,050 प्लस 5250 माइनस 6300, इट इज 22,000। और अभी तक एक महीना बाकी है, कौन सा, जून, ठीक है ना। जून में हमें मिले 96,000 और कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं बचा है। तो यहाँ पर कर देते हैं जून में, यहाँ लिख देते हैं जून। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स विच इज 96,000 हमें जून में मिले हैं स्टॉक से। तो यहाँ लिखते हैं 96,000 और ये किसको देंगे, श्योर है पार्टनर को देंगे, तो पेड टू पार्टनर। यहाँ पर ये लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, ये था वर्किंग नोट नंबर, नहीं यहाँ पर ये वर्किंग नोट फर्स्ट था, ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड था, ये वर्किंग नोट नंबर थर्ड था और ये वर्किंग नोट नंबर 4 है, ठीक है। और ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5, पेड टू पार्टनर। अब पार्टनर को किसको कितने देंगे, तो ई, एफ और जी, ठीक। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 5 लिखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश रुपीज 96,000 distributed to partner between partners। और ये कौन सा महीना है, जून का महीना है। इसमें वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा बन गए, नहीं, ई, एफ और जी। सबसे पहले तो लिखते हैं बैलेंस जो कि है 66,000, 44,000, 22,000। अब यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन का लॉस। ये तीनों मिलकर 66,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000, इट इज 132 माइनस 96,000। तो ये होता है 36,000 का लॉस। 36,000 का लॉस को बांटोगे 3:1 के रेशो में तो 18,000, 12,000 एंड 6,000। तो ये हो गया कैश पेड। कैश पेड 66,000 माइनस 18,000,
cash paid 48,000, it is 36,000, it is 18,000. It is 16,000. कैलकुलेशन में यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, थोड़ा सा जोश में आ गया, ठीक है। 32,000 और ये 16,000। ओके, चलिए 48,000 पे करते हैं ई को, 32,000 पे करते हैं एफ को और 16,000 पे करते हैं जी को। तो यहाँ पर टोटल 96,000 हमने पे कर दिए, ये हो गया नील। 48,000, 32,000 एंड 16,000 और फाइनली बच गया अब रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन लॉस 18,000, 12,000 एंड 6,000। फटाफट से आप इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया वहाँ से आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। ओके, फिर आप लिखिए, ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर नंबर लिखा सेकंड, जबकि ये वर्किंग नोट नंबर है फर्स्ट, राइट। वर्किंग नोट फर्स्ट लिखा था, ये दिख वैसे 2 की था, तो फिर वो आगे वाले वर्किंग नोट का नंबर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी। देन मार्च और अप्रैल दोनों लिख लीजिए। उसके बाद में मई और जून। ओके, अब वर्किंग नोट देखना स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्किंग नोट है इसका आप नंबर लगाना सेकंड।
Then working note number third. It is third working note. Next is fourth. Then working note number fifth. Working note number fifth. And working note number 6. ओके तो फिर हमारा ये आज एक मेथड खत्म हुआ है, मैक्सिमम लॉस मेथड। सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।